डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तुर्कमान गेट मस्जिद के पास देर रात अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। भीड़ ने किया पुलिस पर पथराव। झड़प के दौरान 5 पुलिसकर्मी घायल। मामले में एफआईआर दर्ज, 10 आरोपी हिरासत में। निवेश के लिए दावोस और लंदन जाने से पहले सीएम सोरेन ने की तैयारियों की समीक्षा। 18 से 26 जनवरी तक प्रस्तावित है दौरा। सीएम योगी की कैबिनेट बैठक में 13 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। पारिवारिक संपत्ति हस्तांतरण होगा आसान। उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े 2 महत्वपूर्ण फैसले। सेमीकंडक्टर निवेश को मेगा प्रोत्साहन। आईसीसी ने बांग्लादेश को दिया बड़ा झटका। भारत से बाहर मैच शिफ्ट करने की मांग ठुकराई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नगर निगम ने रात करीब 1 बजे तुर्कमान गेट पर फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण को हटाने के लिए 30 से ज्यादा बुलडोजर लगाए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया और कुछ लोगों ने पथराव भी किया, लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर हालात काबू किए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। डीसीपी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान 5 पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने हंगामा किया उनकी पहचान की जाएगी और सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 10 आरोपी हिरासत में लिए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने के लिए नियमावली संबंधी समेत कई प्रस्ताव रखे गए। इनमें से 13 प्रस्तावों पर मुहर भी लगी। मुख्यमंत्री योगी परिवार के सदस्यों के परिवार के बीच दान विलेख पर स्टैंप शुल्क में राहत दी। इससे व्यावसायिक औद्योगिक संपत्तियों को भी स्टैंप शुल्क में राहत मिली है। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नियमावली 2025 को मंजूरी प्रदान की गई। इस नियमावली के लागू होने से प्रदेश को वैश्विक निवेश, उच्च स्तरीय सेवाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में नई गति मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े 2 महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाले प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। यूपी में एसआईआर की पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 12.55 करोड़ मतदाता हैं। पहले चरण के बाद 2.89 करोड़ यानी 18% नाम कट गए। 6 जनवरी से दावे आपत्तियां की जा सकती हैं। जिनके भी नाम पहली ड्राफ्ट सूची में नहीं है, वे 6 फरवरी तक फॉर्म 6 भरकर जमा कर सकते हैं ताकि उनका नाम जोड़ा जा सके। 6 मार्च 2026 को अंतिम सूची जारी की जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी 18 से 26 जनवरी 2026 तक के प्रस्तावित दावोस और यूनाइटेड किंगडम दौरे की तैयारियों की समीक्षा को लेकर मंगलवार को राजधानी रांची में एक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झारखंड की खनिज संपदा, औद्योगिक ढांचा, पर्यटन क्षमता और निवेश संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। तो वही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी तैयारियां सुव्यवस्थित हो और यह अंतर्राष्ट्रीय दौरा राज्य में निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में मील का पत्थर बने। वेनेजुएला मसले पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है। भारतीय विदेश मंत्री का कहना है कि वेनेजुएला में जो कुछ हुआ, भारत उससे काफी चिंतित है। बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर लग्जमबर्ग के दौरे पर हैं। वहीं वेनेजुएला पर हमले के बाद ये जयशंकर का पहला बड़ा बयान है। विदेश मंत्री ने कहा, हाँ, वेनेजुएला की स्थिति पर हम चिंतित हैं। हम सभी पक्षों से बैठकर बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान निकालने की अपील करते हैं। ये वेनेजुएला के लोगों के लिए भी बेहद जरूरी है। वेनेजुएला के साथ हमारे सालों से अच्छे संबंध रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वहाँ के लोग सुरक्षित रहें। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने रविवार को ही वेनेजुएला के हालातों पर चिंता जताते हुए सभी पक्षों से शांति स्थापित करने की अपील की थी।
प्रयागराज में माघ मेला 2026 की सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए पुलिस अधीक्षक माघ मेला के निर्देशन में एटीएस ने मेला क्षेत्र में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। संगम स्नान घाट पर हुई इस अभ्यास में एटीएस और मेला पुलिस की संयुक्त टीमों ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य मेला क्षेत्र में संभावित आतंकी खतरे और आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों की जांच करना रहा। अभ्यास के दौरान बम की सूचना, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान, भीड़ में अफरा तफरी और रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे परिदृश्यों का अभ्यास किया गया। टीमों ने त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय का प्रदर्शन किया। तो पुलिस अधीक्षक ने कहा कि माघ मेला 2026 में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और विशेष इकाइयां पूरी तरह सतर्क और तैयार हैं। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार हर जांच के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई से भी कोई बड़ी एजेंसी है तो सरकार उससे भी जांच करने की संतुष्टि करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। पार्टी पहले मनरेगा, अब अंकिता भंडारी को लेकर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट सुबोध उनियाल द्वारा भी सीबीआई जांच को लेकर सरकार का पक्ष रख चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड में तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा दिलाने का काम कर चुकी है और यदि उत्तराखंड की जनता चाहेगी तो सीबीआई जांच की संतुष्टि की जाएगी। चंपावत जिलाधिकारी मनीष कुमार की मानवीय संवेदना और कार्यशैली की चर्चा आज हर घर में हो रही है। जनता दरबार में एक वृद्धा आनंदी आमा ने जिलाधिकारी से अपने घर की समस्या साझा की। उनके घर की स्थिति बहुत खराब थी और कभी भी वो घर गिर सकता था। जिलाधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने अधिकारियों के साथ आनंदी आमा के घर का निरीक्षण किया और मकान की मरम्मत के निर्देश दिए। आनंदी आमा आर्थिक तंगी के कारण अपने घर की मरम्मत नहीं कर पा रही थी। जिलाधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया कि जब तक घर की मरम्मत नहीं हो जाती तब तक वह अपने परिवार के साथ कलेक्ट्रेट परिसर स्थित आवास में रह सकती हैं। जिलाधिकारी ने परिवार के बच्चों से बातचीत की और उन्हें पढ़ाई करने के लिए प्रेरित भी किया। बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। सड़क से गुजर रहे 65 वर्षीय बुजुर्ग राम अवतार केवट पर अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों से बचने के लिए बुजुर्ग ने सड़क किनारे खरपतवार में आग लगा दी, लेकिन लगातार डंक लगने से वह बेहोश हो गए और जलती आग में गिर पड़े। आग की चपेट में आने से मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। देर शाम परिजनों ने तलाश के दौरान खेत के पास उनका जला हुआ शव देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के आसाम चौकी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जंगरौली बाजार के सामने हाईवे किनारे खाई में एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान महेंद्र पाल के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक महेंद्र पाल घर से बाजार जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटे। देर रात तक खोजबीन के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिला। सुबह बाजार के सामने खाई में शव दिखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही आसाम चौकी प्रभारी रविंद्र बालियान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और मौत के कारणों की पड़ताल की जा रही है। तीन वर्षीय मासूम बच्ची से दरिंदगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने करीब 12 घंटे पहले शाम के समय बच्ची को बहला फुसलाकर खेत में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर आरोपी गजेंद्र की पहचान की। देर रात थाना सैदन गली पुलिस से हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद की गई है। घायल अवस्था में आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे ऑपरेशन की निगरानी पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद स्वयं देर रात से कर रहे थे। नेबुआ नौरंगिया तिराहे पर चोरों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देकर इलाके में हड़कंप मचा दिया है।
लकी मोबाइल केयर नामक दुकान का शटर तोड़कर चोर करीब 100 मोबाइल फोन चुरा ले गए। चोरी किए गए मोबाइलों की कीमत 18 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे 2 संदिग्ध चोर बोरी लेकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इस इलाके में चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार बढ़ रही वारदातों से दुकानदारों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर गहरा रोष देखने को मिल रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पीलीभीत में थाना कोतवाली पुलिस ने साइबर ठगी के एक मामले का खुलासा करते हुए एक वांछित आरोपी और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मुकदमे के वादी से ऑनलाइन फ्रॉड कर 6,41,000 रुपए की ठगी की थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ठगी की गई रकम में से 6,40,783 रुपए होल्ड कर सुरक्षित करा लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई पूरी करते हुए जेल भेज दिया है। मामले में जांच और विधिक प्रक्रिया जारी है। डिजिटल अरेस्टिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का लखनऊ साइबर पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो साइबर ठगों के साथ मिलकर वीडियो कॉल के जरिए लोगों को निशाना बनाते थे। आरोपी खुद को एटीएस और एनआईए का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल कर लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी देते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मोहम्मद सूफियान, मोहम्मद आजम, आरिफ इकबाल और उज्जैर खान शामिल हैं। लखनऊ साइबर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया। डीसीपी अपराध कमलेश दीक्षित ने प्रेस को जानकारी देते हुए मामले का खुलासा किया है। बदायूं के थाना उसहैद क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। खुजूरा नगला गांव निवासी 35 वर्षीय नन्हेलाल कश्यप और 30 वर्षीय दीपू कश्यप 13वीं संस्कार से बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान गड़िया हरदोपट्टी गांव के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और मौके से वो फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। दोनों घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने नन्हेलाल को मृत घोषित कर दिया। वहीं दीपू की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मृतक के शव को मॉर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बदायूं के थाना मूसाजाग क्षेत्र के गिधौल गांव में एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक योगेश की शादी 6 महीने पहले दातागंज कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर गांव में हुई थी, लेकिन उसका आगरा की एक महिला से अवैध संबंध बताया जा रहा है। पत्नी के विरोध के बाद पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ा और पत्नी मायके चली गई थी। इसी बीच योगेश खेत में पशुओं की रखवाली के लिए बने मचान के पास पहुंचा और आगरा की महिला को वीडियो कॉल करते हुए फांसी लगा ली। खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने शव लटकता देखा और परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार ने बताया कि फिलहाल कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी जनपद के किशनी थाना क्षेत्र के हरचंदपुर गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खेत देखने गए एक किसान पर जंगली सियार ने हमला कर दिया। 60 वर्षीय किसान दिवारी लाल प्रजापति सुबह करीब 6 बजे आलू की फसल देखने खेत पहुंचे थे। तभी झाड़ियों से निकले सियार ने उन पर झपट्टा मार दिया। सियार ने किसान का हाथ बुरी तरह चबा लिया, लेकिन जान पर बन आई तो दिवारी लाल ने हिम्मत दिखाते हुए सियार से मुकाबला किया। दोनों के बीच काफी देर तक गुत्थम गुत्थी चली, जिसमें किसान ने सियार को जमीन पर पटक दिया। गंभीर रूप से घायल सियार की कुछ ही देर में मौके पर ही मौत हो गई। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल किसान को सीएचसी ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। किसान ने इलाके में सियारों की बढ़ती दहशत पर भी चिंता जताई है। बोकारो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां एक कुख्यात चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया गया है। सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 5 जनवरी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डीसी कोर्ट के सामने घूम रहे बबलू
राम उर्फ भाटिया को दबोच लिया गया। आरोपी की निशानदेही पर करीब 1 किलो वजन के 9 जोड़े चांदी के पायल, एक लैपटॉप चार्जर सहित और चोरी में इस्तेमाल होने वाला लोहे का शब्बल बरामद किया गया है। डीएसपी के अनुसार आरोपी पहले भी करीब 8 चोरी की घटनाओं में शामिल रहा है। पूछताछ में आरोपी ने कई अन्य चोरी के मामलों का खुलासा किया है और अपने एक साथी के पास चोरी का माल होने की जानकारी दी है। पुलिस अब आरोपी को रिमांड पर लेकर अन्य मामलों की जांच और फरार साथियों की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। महोबा जिले में छोटे सराफा व्यापारियों से करोड़ों रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि शहर के एक सराफा कारोबारी ने कई व्यापारियों से सोना चांदी और नकदी उधार लेकर दुकान और घर में ताला डालकर फरारी काट ली। ठगी के शिकार व्यापारियों ने परेशान होकर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा थाई इलाके का बताया जा रहा है, जहां पंकज सोनी जेपी ज्वेलर्स के नाम से दुकान संचालित करता था। आरोप है कि पंकज सोनी ने भुगतान के नाम पर चेक देकर समय मांगा और फिर अचानक फरार हो गया। पीड़ित व्यापारियों का कहना है कि कई सराफों के करोड़ों रुपए फंसे हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बीच जारी विवाद पर अब आईसीसी का रुख साफ होता नजर आ रहा है। आईसीसी ने फिलहाल भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस खतरा नहीं बताया है और इसी वजह से बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर कराने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। मंगलवार को आईसीसी और बीसीबी के अधिकारियों के बीच एक ऑनलाइन बैठक हुई। इस बैठक में आईसीसी ने साफ शब्दों में कहा कि उसके पास ऐसा कोई सुरक्षा आकलन नहीं है जिससे ये साबित हो कि भारत में खेलने के दौरान बांग्लादेशी टीम को कोई खास खतरा है। इसी कारण आईसीसी ने टूर्नामेंट के स्केड्यूल या वेन्यू में बदलाव की कोई जरूरत नहीं मानी है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।